तो बेटा हमने देखा था कंपनी कंपनी क्या है? मोड ऑफ रनिंग एनी लीगल बिजनेस। बोलो, चुप नहीं बैठना है। हाँ, यस सर नहीं बोलना, आंसर बोलना है। क्या है कंपनी? हाँ, तो हमने बोला था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के थे? दो तरह के। कौन कौन से? वेरी गुड। कॉर्पोरेट जिनका एंड लाइबिलिटी, हाँ, नॉन कॉर्पोरेट जिनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है बट लाइबिलिटी कैसी हो जाती है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या पढ़ा था हमने? पर्सनल लाइबिलिटी। पर्सनल लाइबिलिटी मतलब कि अगर बिजनेस बंद हुआ, बिजनेस अगर बंद हो गया तो हम सारी एसेट्स बेचकर लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देंगे, बट अगर कम पड़ा तो फिर ऑनर की पर्सनल एसेट्स भी क्या करा दी जाएगी? सेल, है ना। पर्सनल लाइबिलिटी या अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या है कि अगर बिजनेस क्या हो गया? बंद, तो सारी एसेट्स बेच देंगे बिजनेस की, लाइबिलिटीज का पेमेंट करा देंगे। पूरा पेमेंट हो गया तो ठीक है, बट अगर पूरा पेमेंट नहीं हुआ तो क्या करेंगे अपन? हाँ, ऑनर्स की पर्सनल असेट्स को भी बिकवा दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया था अपना। चलो अब अपन लीगल डेफिनेशन देखते हैं कंपनी के। ठीक, लीगल डेफिनेशन जो कहां दी है? सेक्शन 2 क्लॉज 20। ठीक है, जो स्टार्टिंग में लिखा होता है उसे हम क्या पढ़ते हैं? सेक्शन। उसके बाद वाला क्या होता है? सबसेक्शन। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? सब क्लॉज। ठीक है, तो जैसे अगर अपन सेक्शन पढ़ रहे हैं, ऐसा लिखा है ना। अगर ये इस तरह से लिखा है तो इसे क्या पढ़ेंगे अपन? सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज फर्स्ट। क्या है समझ में अपने को, है ना। तो स्टार्टिंग वाला क्या रीड होता है बेटा? सेक्शन। उसके जस्ट बाद में क्या लिखा होता है? सब सेक्शन। फिर क्या होता है? क्लॉज। फिर क्या होता है? लेकिन जब अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं, जब डेफिनेशन क्लॉज पढ़ा जाता है तो सेक्शन के बाद क्लॉज आता है। केवल जब अपन क्या पढ़ते हैं बेटा? डेफिनेशन, तो सेक्शन के इमीडिएटली बाद में क्या आता है? क्लॉज आता है। फिर वहां आप इसे सबसेक्शन नहीं बोलते हो। ठीक है, कारण क्या होता है? अच्छा, सबसेक्शन क्या दिख रहा है? सेक्शन का ही पार्ट है, मतलब चीजें कनेक्टेड है। ऐसा लग रहा है ना आपको कि भाई क्लॉज के बाद क्या है, तो ये इसी का हिस्सा है, इसी का पार्ट है। बट जब अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हर डेफिनेशन अपने आप में नई होती है, जिसका पुराने वाले से कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। जैसे अगर आप कंपनी की डेफिनेशन पढ़ रहे हो, कौन से क्लॉज में? 20 में, तो 21 में अलग चीज लिखी है, 19 में अलग चीज लिखी है, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब मैं सेक्शन 149 पढ़ रहा हूं तो सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 वो आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि वो एक ही प्रोविजन का क्या है बेटा? पार्ट। लॉजिक समझ में आया ना इसका? तो डेफिनेशन जब भी हम पढ़ते हैं तो यही होता है कि सेक्शन के बाद क्या रहता है बेटा? सब सेक्शन रहता है, नहीं क्लॉज रहता है। बट अदरवाइज प्रोविजन जब हम देखते हैं तो सेक्शन के बाद क्या रहता है? सब सेक्शन। लॉजिक समझ में आया उसका? क्योंकि वो चीजें एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड। अब 149 जो डायरेक्टर से रिलेटेड है, तो ऐसी सिचुएशन में उसका सबसेक्शन 1 भी डायरेक्टर से रिलेटेड है, सबसेक्शन 2 भी डायरेक्टर से रिलेटेड है, सबसेक्शन 3 भी डायरेक्टर से रिलेटेड है, क्लॉज भी डायरेक्टर से रिलेटेड है, सब क्लॉज भी डायरेक्टर से रिलेटेड है। लेकिन जब मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूं तो अगर मैंने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी है सेक्शन 2 क्लॉज 68 में, तो 69 किसी अलग चीज की डेफिनेशन दे रहा है जिसका 68 से कोई लेना देना नहीं है। 70 किसी अलग चीज की डेफिनेशन दे रहा है जिसका 68 से कोई लेना देना नहीं। इसलिए जब भी हम क्या पढ़ते हैं, कोई से भी एक्ट में, केवल कंपनीज एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, कुछ भी हो, जब भी अपन क्या पढ़ते हैं बेटा, तो सेक्शन के बाद क्या आता है? क्लॉज। जब अपन प्रोविजंस पढ़ते हैं तो सेक्शन के बाद क्या आता है? सबसेक्शन, उसके बाद क्लॉज, उसके बाद सब क्लॉज। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि सेक्शन 2 क्लॉज 20 काहे का? कंपनीज एक्ट 2013 का ये डेफिनेशन देता है। काहे की डेफिनेशन दे रहा है? कंपनी की।
अरे यार कल हमने जनरल मीनिंग देखा था कि कंपनी मतलब एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है जो किसी लीगल बिजनेस को करने के लिए चलाया जाता है, बनाया जाता है, जिसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी लीगल बिजनेस को चलाना और क्या अर्न करना, प्रॉफिट। यार बिजनेस करने का पर्पस तो एक ही होता है कि प्रॉफिट चाहिए। चैरिटी करने के लिए हम बिजनेस नहीं करते हैं। चैरिटी करने के लिए कंपनी कर सकते हैं, बना सकते हैं, बट वहां बिजनेस नहीं कर रहे हैं। अगर हम हमारा ऑब्जेक्ट बिजनेस करना है तो ऑब्वियसली हमारा पर्पस क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो हम जब कंपनी बनाते हैं तो जनरल पर्सन को हम सीधे नहीं बोल सकते ये डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है कि कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ। फिर से बोलेंगे, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर और एनी प्रीवियस लॉ। अब अगर हम किसी जनरल पर्सन को, एक नॉर्मल पर्सन को जिसको कंपनी की एबीसीडी नहीं मालूम है, ये डेफिनेशन बोलकर सुनाएंगे तो उसको कुछ संपट पड़ने वाला नहीं। इंदौरी लैंग्वेज में सूझ संपट पड़ेगा क्या? नहीं, सब इंदौर के बाहर क्यों, हाँ तो सूझ संपट नहीं पड़ेगा, सीधी सीधी सी बात है। बट जनरल मीनिंग हम पहले देखते ही इसलिए हैं ताकि सामने वाले की जनरल अंडरस्टैंडिंग हो जाए यार कि भाई कंपनी मतलब क्या। तो बोले यार एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो काहे के लिए बनाया जाता है, किसी लीगल बिजनेस को चलाने के लिए, और बिजनेस करके हम क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो हमने ये भी देख लिया कि क्या केवल ही कंपनी ऑप्शन होता है बिजनेस चलाने का? बोले नहीं यार, दूसरे भी कई सारे ऑप्शन है जिनके के थ्रू हम क्या चलाते हैं, बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो जनरल मीनिंग के बाद अब अपन ये लीगल डेफिनेशन देखते हैं जो क्या बोलती है कि कंपनी होने के लिए इनकॉर्पोरेशन होना जरूरी है। जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन का इनकॉर्पोरेशन नहीं होता है, कौन से एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में या प्रीवियस कोई भी कंपनी लॉ में, जब तक इनकॉर्पोरेशन नहीं होता है तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं कहलाएगा, कंपनी। अब कंपनी क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब क्या होता है बेटा, ग्रुप ऑफ पर्सन। ग्रुप मतलब क्या, बोले यार जहां भी दो या उससे ज्यादा जने होते हैं वो ग्रुप ऑफ पर्सन एसोसिएशन है। तो यार पार्टनरशिप में भी कम से कम दो होते हैं, वो भी ग्रुप ऑफ पर्सन है। एचयूएफ में भी कम से कम दो होते हैं, वो भी ग्रुप ऑफ पर्सन है, वो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। एलएलपी में भी कम से कम दो तो होते ही हैं, वो भी ग्रुप ऑफ पर्सन है। सोसाइटी में भी कम से कम दो तो सब में होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन है। सोल प्रोप्राइटरशिप को छोड़ दो, सोल में तो लिखा ही सोल है, सोल मतलब क्या, अकेला, बाकी सब में तो कम से कम दो होते हैं ना। तो सभी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होते हैं, बट हर एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी नहीं बन जाएगा। अगर उसे कंपनी की कैटेगरी में आना है तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन कंप्लाई करना पड़ेंगे। वो प्रोविजन क्या बोलते हैं, भाई तेरा इनकॉर्पोरेशन करा, बोले कहां करवाऊं, कंपनीज एक्ट 2013 में करवा, या क्या करवाऊं, प्रीवियस कंपनी लॉ में। अब ये लीगल डेफिनेशन हो गई। अब हम इसका मीनिंग देख लेते हैं, सिंपल करके इसको समझ लेते हैं कहना क्या चाह रहा है। तो पहला तो कंपनी के लिए क्या करवाने का बोला, बोले इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन। मतलब कंपनी को फॉर्म किया गया हो, फॉर्म करना मतलब मेक, बनाना, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया हो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली, एंड बनाने के बाद उसका क्या करवाया हो, रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली। तो यार आप बोल रहे हो कि कंपनी होने के लिए इनकॉर्पोरेशन होना जरूरी है, तो बोले यार इनकॉर्पोरेशन में कितनी चीजें आएगी, तो बोले दो चीजें आती है, एक तो क्या होता है फॉर्मेशन, एक क्या होता है रजिस्ट्रेशन। तो बोले फॉर्मेशन मतलब क्या, फॉर्म करना, फॉर्म करना मतलब बनाना, तो कंपनी को बनाया गया हो उस रेसिपी को फॉलो करके जो कहां दी गई है, कंपनीज एक्ट 2013 में। बनाने के बाद उसका क्या करवाया हो, रजिस्ट्रेशन। तो दो चीजें मेन होती हैं, कौन कौन सी, जब तक आपका फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन कहां नहीं हुआ है तब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं कहलाएगा, कंपनी नहीं कहलाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि जब तक आपका
फॉर्मेशन एज वेल एज रजिस्ट्रेशन कहाँ नहीं हुआ है, तब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं कहलाएगा। तो चलो इन्हीं दोनों वर्ड को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अब जब भी मुझे कंपनी बनानी होती है, केवल दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, या तो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक। कंपनी कितने तरह की होती है, दो, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक। तीसरी कैटेगरी की कंपनी होती ही नहीं है। लेकिन हमने तो फाउंडेशन में खूब सारी कंपनी पढ़ी है, वो इन्हीं की सब कैटेगरीज होती हैं। कंपनी या तो प्राइवेट होगी या कंपनी क्या होगी, पब्लिक। इन दो कैटेगरी के बाहर तो कंपनी जाएगी नहीं। बोले और हमने तो सुना होल्डिंग कंपनी भी होती है, सब्सिडरी भी होती है, एसोसिएट कंपनी भी होती है, गवर्नमेंट कंपनी भी होती है, स्मॉल कंपनी भी होती है, 1% कंपनी भी होती है, भांति भांति और भिन्न भिन्न प्रकार की कंपनीज होती हैं। लेकिन वो सब होती इन दो कैटेगरी में है, या तो कंपनी प्राइवेट होगी या कंपनी क्या होगी, पब्लिक। बोलेंगे या तो कंपनी प्राइवेट होने के साथ साथ वो होल्डिंग हो सकती है, सब्सिडरी हो सकती है, एसोसिएट हो सकती है, स्मॉल कंपनी हो सकती है, ओपीसी हो सकती है, गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अगर वो फर्दर कंडीशन कंप्लाई करे। वो लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है, बट आएगी इन दो में से एक कैटेगरी में कंपल्सरीली, या तो वो क्या होगी, प्राइवेट, या वो क्या होगी, पब्लिक। अब अगर वो पब्लिक कंपनी है, अगर वो कौन सी कंपनी है, तो पब्लिक होने के साथ साथ वो अगर होल्डिंग कंपनी की कंडीशन कंप्लाई करेगी तो पब्लिक के साथ होल्डिंग भी हो गई, सब्सिडरी वाली कंडीशन कंप्लाई करेगी तो पब्लिक के साथ सब्सिडरी भी हो गई, एसोसिएट वाली कंडीशन कंप्लाई करेगी तो एसोसिएट भी हो गई, गवर्नमेंट कंपनी वाली कंडीशन कंप्लाई करेगी तो गवर्नमेंट भी हो गई, लिमिटेड बाय शेयर हो गई, लिमिटेड बाय गारंटी हो गई, अनलिमिटेड। मतलब बाद में आप जो भी कंडीशंस कंप्लाई करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपका कैरेक्टराइजेशन हो जाएगा। बट यार दो कैटेगरी में तो आप रहोगे, कभी भी इन दो कैटेगरी से आप कभी बाहर नहीं जाओगे, या तो आप क्या होगे, प्राइवेट या पब्लिक। तो अगर मुझे क्या करना है, फॉर्मेशन काहे का, कंपनी का, तो यार कंपनी तो दो ही बनेगी, या तो क्या बनेगी, या क्या बनेगी, पब्लिक, या मैं क्या बना सकता हूं, ओपीसी प्राइवेट कंपनी ही होती है, ओपीसी प्राइवेट कंपनी होती है, अलग से कुछ नहीं होता। बट हाँ, इसकी रिक्वायरमेंट फॉर्मेशन के टाइम थोड़ी अलग हो जाती है, इसलिए अपन ने 3 ले ली। अब मैं अगर कौन सी कंपनी बनाना चाहता हूं, मुझे किसका फॉर्मेशन करना है, तो यार प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कंपनीज एक्ट में जो प्रोविजन दिए भाई कंप्लाई कर लेना यार, बन जाएगी प्राइवेट कंपनी। बोले क्या मतलब, तो प्राइवेट कंपनी के लिए कितने डायरेक्टर चाहिए ये देखूं, कितने मेंबर चाहिए ये देखूं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, कौन कौन से फॉर्म बनाने हैं, वो सब बना लूं तो प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। जैसे प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर मिनिमम कितने लगते हैं, 2, मैक्सिमम कितने लगते हैं, 15, तो इस लिमिट में मैं डायरेक्टर अपॉइंट कर लूं। मिनिमम मेंबर कितने लगते हैं, 2, मैक्सिमम कितने, इसके हिसाब से मैं क्या कर लूं, मेंबर्स अपॉइंट कर लूं। फिर मैं क्या प्रिपेयर करूं, डॉक्यूमेंट्स, मैं क्या प्रिपेयर करूं, फॉर्म्स। एंड कंपनी का सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं कौन कौन से, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो वो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बनाऊं जो किस पर एप्लीकेबल हो रहा है, प्राइवेट कंपनी पर। मतलब अपना मेमोरेंडम आर्टिकल बनाते समय मैं उन प्रोविजंस को रखूं जो प्राइवेट कंपनी पर एप्लीकेबल हो रहे हैं। फिर मैं क्या बनाऊं, फॉर्म्स इनकॉर्पोरेशन वाले, और इन सबको आईएनसी मतलब इनकॉर्पोरेशन, तो इनकॉर्पोरेशन वाले फॉर्म बना लूं मैं, और ये जो डॉक्यूमेंट और फॉर्म मैंने बनाए हैं इनकी क्या कर दूं, फाइलिंग किसके पास, आरओसी के पास। आरओसी ने क्या कर लेगा, रजिस्टर्ड करके मुझे एक प्रूफ इशू करेगा जिसे क्या बोलते हैं, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी का क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी का क्या है, जिस डेट पर कंपनी को क्या इशू हुआ है, सीओआई, उस डेट पर कंपनी का हैप्पी बर्थडे टू यू माना जाता है, कंपनी क्या हो गई है, पैदा हो गई है, ऐसा माना जाता है। तो जैसे ही क्या इशू हो गया, सीओआई, क्या इशू हो गया, तो मतलब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया है। क्योंकि इनकॉर्पोरेशन के लिए कितनी चीजें थी, 2, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन। फॉर्मेशन में हमने ये फॉर्मेलिटी पूरी करी एंड ले जाकर क्या करवा दिया,
किसके पास? आरओसी ने रजिस्टर किया क्या? हाँ। प्रूफ है क्या तेरे पास? हाँ। क्या दिया आरओसी ने? बस मेरी कंपनी बन गई यार, ये मैंने इनकॉर्पोरेशन कर दिया। यार मुझे तो पब्लिक कंपनी बनानी है, तो यार पब्लिक कंपनी के फॉर्मेशन के लिए जो प्रोविजन वो कंप्लाई कर यार। बोले क्या मतलब? बोले मिनिमम डायरेक्टर कितने चाहिए? 3, मैक्सिमम कितने? 15, उतने डायरेक्टर रख ले। मिनिमम मेंबर कितने चाहिए? 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, वो देख ले तू तेरे। फिर क्या क्या प्रिपेयर कर? डॉक्यूमेंट्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। अब मैं कौन से वाले प्रोविजन रखूंगा मेमोरेंडम आर्टिकल में? जो पब्लिक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। फिर क्या बना लूं? फॉर्म्स रिलेटेड विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। और ये डॉक्यूमेंट एंड फॉर्म्स मैं क्या कर दूं? फाइल कर दूं। किसके पास? देन आरओसी क्या कर देगा? रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन का प्रूफ इशू कर देगा, जिसे क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और जिस डेट पर मुझे क्या मिला है, उस डेट पर मेरी पब्लिक कंपनी का क्या माना जाएगा? इनकॉर्पोरेशन। मतलब फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन दोनों हो गया है। मुझे ओपीसी बनाना है, तो यार ओपीसी की जो प्रोविजन है वो कंप्लाई कर लूं। मिनिमम डायरेक्टर कितना? 1, मैक्सिमम 15 रख सकते हो आप। बट मिनिमम मेंबर और मैक्सिमम मेंबर एक ही रहेगा। अगर आपको फाउंडेशन का थोड़ा सा याद हो तो ओपीसी मतलब क्या होती है? एक प्राइवेट कंपनी जिसमें केवल एक मेंबर होता है। फुल फॉर्म नहीं बताना, कोई पूछे तो अपन ओपीसी का फुल फॉर्म बता रहे नहीं। एक प्राइवेट कंपनी जिसमें केवल एक ही मेंबर होता है। तो हमने सारी चीज क्लियर कर दी। पहला हमने ये क्लियर कर दिया कि ओपीसी केवल कौन सी होती है? पब्लिक होती नहीं। हमने ये नहीं बोला ऐसी कंपनी जिसमें एक ही मेंबर होता है, क्योंकि अगर मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा? कंपनी। कौन सा वर्ड यूज करूंगा? तो बेटा कंपनी में तो प्राइवेट भी आती है, पब्लिक भी आती है, और जब मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा एसी जिसमें केवल एक ही मेंबर है, तो इसका मतलब पब्लिक कंपनी ओपीसी की कैटेगरी में आ ही नहीं सकती। ओपीसी हमेशा कौन सी कंपनी होती है? प्राइवेट। आपको आ रहा है समझ में? है ना? तो ये इंटरप्रिटेशन के तरीके अपन धीरे धीरे सीखेंगे कि जैसे कौन सा वर्ड लिखा है बेटा? कंपनी। यार कंपनी में तो सब आ जाएगी, कितने भी तरह की होती है। एंड कंपनी होती कितने तरह की है? प्राइवेट और मतलब प्रोविजन सारी कंपनी पे लग जाएगा। बट अगर केवल क्या लिखा है तो पब्लिक पे प्रोविजन नहीं लगेगा। केवल क्या लिखा है तो प्राइवेट पे नहीं लगेगा। जैसे सिंपल लिखा है शेयर कैपिटल, तो शेयर कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से? तो दोनों पे प्रोविजन लग जाएंगे। बट अगर स्पेसिफिकली क्या लिखा है तो प्रेफरेंस पर नहीं लगेगा। स्पेसिफिकली क्या लिखा है? इक्विटी पे नहीं लगेगा। और अगर इंसान बोला है तो इंसान में तो महिला पुरुष दोनों आ जाएंगे ना? आ जाएंगे ना? बट अगर लिखा है केवल क्या? पुरुष, तो फिर महिलाएं नहीं आएगी। महिला तो पुरुष नहीं आएगा। मेल फीमेल अगर बोल दिया है तो नहीं आएगा। बट अगर कौन सा वर्ड दिया है? पर्सन। कौन सा वर्ड दिया बेटा? तो सभी पर्सन आ जाएंगे ना, मेल फीमेल बच्चे बूढ़े सब आ जाएंगे। बट अब मैं स्पेसिफाई कर दूं मेल तो फीमेल नहीं आएंगे। मैं स्पेसिफाई कर दूं चिल्ड्रन तो बड़े बच्चे नहीं आएंगे, ओल्ड एज पर्सन नहीं आएंगे। ठीक है? तो ये होता है क्या बेटा? फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन। तो अगर मुझे क्या बनानी है? कंपनी। वेरी गुड। अगर मुझे क्या बनाना है बेटा? कंपनी, तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा? कहां पर? या हाँ, इनकॉर्पोरेशन करवाना है मतलब एंड प्रोसेस कब खत्म होगी? जब मुझे जैसे ही मुझे क्या मिलेगा? सीओआई, खेल खत्म, बन गई मेरी कंपनी, पार्टी कर सकता हूं। क्या आया समझ में अपने को? चलो, इनकॉर्पोरेशन कौन से एक्ट में होना चाहिए? कब आया था ये? कल ही देखा था ना अपन ने। कंपनी से कब आया था? 12 सितंबर 2013। अरे यार अब मैंने ईयर 2000, या छोड़ो, रिलायंस कंपनी, वो तो इसके पहले बनी थी।
सपोज रिलायंस कंपनी बनी थी 1960 में, सपोज रिलायंस कंपनी कब बनी थी, तो उस समय ये 2013 वाला एक्ट तो था ही नहीं, तो रिलायंस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 2013 वाले एक्ट में तो हुआ ही नहीं है। और आप क्या बोल रहे हो कि भाई तेरे को इनकॉर्पोरेशन कहां करवाना है, कंपनीज एक्ट 2013 में, नहीं समझे, यही बोल रहे हो ना कि कंपनीज एक्ट 2013 में करवाना है। और कंपनीज एक्ट 2013 तो कब आया था, 12 सितंबर 2013 को। वो बोले उसके पहले कंपनी बनानी थी, तो उसके लिए फिर ये वर्ड लिखा है एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो बोले 2013 वाले एक्ट के पहले, 2013 वाले एक्ट के पहले जो भी कंपनीज एक्ट होता था, क्या मतलब, अरे यार कंपनीज एक्ट 1956 होता था ना, तो जब मैंने 1960 में कंपनी बनाई तब कौन सा एक्ट लग रहा था, अरे इंदौरी लैंग्वेज में कौन सा एक्ट लग रिया था, 1956 वाला लग रिया था ना, तो बस उसमें रजिस्ट्रेशन करा लो यार। तो ये वर्ड क्या बताता है आपको कि जब भी मैं कंपनी बना रहा हूं उस समय कंपनीज को रेगुलेट करने वाला जो भी एक्ट था उसमें मैंने रजिस्ट्रेशन कराया हो। अगर मैंने 1940 में कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया तो 1956 वाला एक्ट उस समय नहीं था, तो 1940 में कंपनीज को रेगुलेट करने वाला जो भी प्रीवियस लॉ था उसमें रजिस्टर्ड कराऊं। क्योंकि फर्स्ट डे हमने डिस्कस किया था कंपनी का कॉन्सेप्ट पहली बार 2013 में नहीं आया, ये तो 200-300 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। पहली कंपनी बताई थी इंडिया की कौन सी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज कहाँ आए थे, इंडिया में, क्या करने, बिजनेस करने। तो कंपनी का कॉन्सेप्ट तो तब से रजिस्ट्रेशन हो रहा है कंपनीज का, आज से थोड़ी हो रहा है कुछ। तो इसलिए अच्छा फ्यूचर में हो सकता है 2013 वाला लॉ भी चेंज हो जाए, टाइम टू टाइम सारी चीजें अपडेट करते रहना जरूरी है। तो इसलिए हर बार डेफिनेशन में कौन सा वर्ड रहता है, एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो ये कौन सा लॉ हो गया, एग्जिस्टिंग लॉ, जो आज एग्जिस्टेंस में है। आज मैं कंपनी बनाऊंगा तो इस एक्ट में होगा। ये कौन सा हो गया, प्रीवियस लॉ। तो अभी तक 6 कंपनीज एक्ट पहले भी बन चुके हैं, 1956 वाले के पहले भी कितने थे, 5। ये आया समझ में। अब ये डेफिनेशन आपको कंपनी की कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताती। अरे यार नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स काय में से निकालते हैं, डेफिनेशन में से। नॉर्मली आप 11th-12th क्लास में अपन इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, बिजनेस स्टडीज पढ़ते थे, तो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर निकालनी होती थी तो काय में से आती थी, डेफिनेशन में से। बट यहां जो डेफिनेशन हमने देखी और कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप 11th क्लास से पढ़ रहे हो, एक कैरेक्टरिस्टिक इस डेफिनेशन में नहीं दी, एक भी नहीं दी है। कहीं वर्ड आया कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, नहीं। दूसरा कौन सा वर्ड है, आया नहीं, फिर आया नहीं, फिर कुछ नहीं आया इनमें से। जबकि नॉर्मली आप रिकॉल करो तो हम हमेशा एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर कहीं में से निकालते थे, डेफिनेशन में से। बट यहां डेफिनेशन में कुछ नहीं लिखा है। इस डेफिनेशन के हिसाब से एक कैरेक्टरिस्टिक मालूम पड़ती है, इनकॉर्पोरेशन करवाना जरूरी है। इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। जो हमने बोला कि कंपनी काय में आती है, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। और कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का तो मतलब ही हमने ये देखा, जिसका क्या करवाना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन। ये डेफिनेशन जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 हमने पढ़ा, केवल एक चीज बोलता है, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, वो भी कंपनीज एक्ट में, चाहे एग्जिस्टिंग वाले में करा लो चाहे पुराने वाले में, बट रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। हाँ देखो अब 1960 में क्या बनी, रिलायंस कंपनी। तो वो कौन सा एक्ट कंप्लाई कर रही है, 1956 वाला। जैसे ही 1956 वाला एक्ट खत्म हो गया, कब, 2013 में,
तो वो सबके लिए खत्म हो गया बेटा। अब कोई भी कंपनीज एक्ट 1956 कंप्लाई नहीं करता है, चाहे वो 100 साल पुरानी कंपनी हो चाहे 200 साल, सबको कौन सा कंप्लाई करना है? कंपनीज एक्ट 2013। सपोज 2050 में कंपनीज एक्ट 2013 भी खत्म कर देते हैं, तो 2050 के बाद से सारी कंपनीज चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, वो एक ही एक्ट कंप्लाई करेगी, कंपनीज एक्ट 2050, जो उस समय आएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होता है कि आप कंपनीज एक्ट 1956 में बने हो तो आपको वही कंप्लाई करना है, नहीं। वो लॉ रिपील हो गया। रिपील हो गया मतलब हट गया। हट गया मतलब दुनिया से हट गया, उससे अब कोई कंप्लाई नहीं करेगा। जैसे सबसे पहले सेल्स टैक्स लगा करता था, अगर आपने सुना हो कभी, तो सेल्स टैक्स लगता था, जीएसटी नहीं होता था पहले, क्या लगता था? सेल्स टैक्स। जितना गुड्स बेचा उसके ऊपर क्या लग जाता था? टैक्स। देन दिग्विजय सिंह आया। दिग्विजय सिंह का नाम सुना? कांग्रेस का महाध्यक्ष दिग्विजय सिंह का नाम नहीं सुना? एमपी 2 साल तक, सॉरी 2 रेगुलर टर्म तक, 10 साल तक सीएम रहा हो, है ना। तो जब पहली बार वो सीएम का इलेक्शन फाइट कर रहा था तो उसने प्रॉमिस किया था कि मैं सेल टैक्स हटा दूंगा। तो सारे बिजनेसमैन खुश हो गए, बोले यार सेल टैक्स हटा देगा, बढ़िया यार। लोग भी खुश हो गए, यार सेल टैक्स हटा देंगे, क्योंकि सेल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, पे तो किसको करना है? अल्टीमेटली कंज्यूमर को पे करना है। बोले मैं हटा दूंगा। बोले ठीक है, लोगों ने वोट दिया, वो जीत गया, और उसने सेल टैक्स हटा दिया। बस उसका नाम चेंज करके कमर्शियल टैक्स कर दिया। बहुत बहुत शाणे होते हैं, बहुत होशियार होते हैं। बोले यार मैंने प्रॉमिस किया था, क्या हटा दूंगा? सेल टैक्स। उसने हटाकर नया टैक्स लगा दिया कमर्शियल टैक्स के नाम से। तो फिर एमपी में एमपीसीटी लगता था, मध्य प्रदेश कमर्शियल टैक्स, बाकी सारी स्टेट्स में सेल टैक्स ही लगता था। मोदी जी आए, उन्होंने तो सेल टैक्स ही खत्म कर दिया। सेल टैक्स खत्म हुआ तो कमर्शियल टैक्स भी हो गया, अब क्या लगने लग गया? जीएसटी। तो ऐसा नहीं है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन जब बना था तब सेल टैक्स लगता था तो मैं अभी भी सेल टैक्स दूंगा, नहीं, खत्म हो गया वो। और जो लॉ एक बार क्या हो जाता है? खत्म, उसे कभी भी कंप्लाई करने की नीड नहीं होती। क्लियर है? तो हम बोल रहे थे जितनी भी क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक भी कैरेक्टरिस्टिक आपको कहां से नहीं मिल रही है? डेफिनेशन। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स केवल और केवल कोर्ट के केस से आई है। जब आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे तो सब कैरेक्टरिस्टिक में क्या मिलेगी? केस स्टडी। ये सब कोर्ट के वर्डिक्ट हैं, उसी से सारी चीजें आई है। और बेसिक केस तो आपने हो सकता है फाउंडेशन में पढ़ा, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, पढ़ा था केस वो, उसी से ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आई। डेफिनेशन में तो दी नहीं, हमने पढ़ ली डेफिनेशन, एक ही लाइन की डेफिनेशन थी, खत्म हो गई। क्या बोलता है? कंपनी मीन्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर और एनी प्रीवियस, यहां खत्म हो गई डेफिनेशन, यहां से यहां तक। ये बाकी तो मैंने समझाने के लिए बोला आपको सब। क्लियर हुआ? अब मैंने कंपनी काहे के लिए बनाई बेटा? बिजनेस करने के लिए। काहे के लिए बनाई? तो कंपनी कैसी पर्सन है? मतलब पर्सन कितने तरह के हो गए? तो नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। नहीं, अरे पर्सन कितने तरह के हो गए? दो, क्योंकि दोनों के साथ पर्सन वर्ड आ रहा है ना, नेचुरल पर्सन एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब हाँ, आप और मैं, जिनका क्या है? फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनकी क्या है? बॉडी है, शरीर है। हम टेंजिबल इंटेंजिबल है, तो क्या सोच रहे हो? टेंजिबल इंटेंजिबल समझ में आता है? टेंजिबल क्या है? हाँ, जिसको टच कर सकते हो, तो टच करने के लिए उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। आप और मैं काय से जाने जाते हैं? हमारी बॉडी से, फिजिक्स से, टीचर से, डीएनए से, नाम से नहीं। हमारे लिए नाम सेकेंडरी है,
क्योंकि मेरा नाम अगर तनय कसेरा है तो हिंदुस्तान में तनय कसेरा के नाम के लाखों लोग हो सकते हैं। अरे हम अपना नाम अगर अमिताभ बच्चन रख लेंगे तो क्या हम अमिताभ बच्चन बन जाएंगे? क्या हमारी बहू ऐश्वर्या बन जाएगी? नहीं। अब हिंदुस्तान के अंदर लाखों अमिताभ बच्चन के नाम के व्यक्ति हो सकते हैं, बट अगर अपने वाले अमिताभ बच्चन को पहचानना है तो दिखना चाहिए ना कि लंबा चौड़ा इंसान, अच्छा बढ़िया भारी सी आवाज है, और जिसकी बहू कौन है? ऐश्वर्या है। सीधी सीधी सी बात है। तो वो काय से पहचाना जाएगा? अपनी बॉडी से, फिजिक्स से। भले कोई दूसरा व्यक्ति उसका मुखौटा लगाकर भी आ जाए, डुप्लीकेट बनकर भी आ जाए, तो भी हम पहचान लेंगे। बट कंपनी पर्सन तो है, बट कैसी पर्सन है बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी पर्सन तो है बट कैसी पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब क्रिएटेड बाय लॉ, जिसका बर्थ कैसे होता है? लॉ से। तो हाँ ना, अभी आरओसी ने जब क्या इशू किया? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तब कंपनी का क्या हुआ? बर्थ। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो कंपनी भी पर्सन है, तो इसलिए अगर कहीं पर्सन वर्ड लिखा है, कहीं क्या लिखा है बेटा? तो इट इंक्लूड्स बोथ नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे आप इनकम टैक्स में पढ़ोगे कि सभी पर्सन्स को क्या देना है? टैक्स। तो टैक्स देना, तो उसमें भी टैक्स देते हैं और कंपनी भी तो टैक्स देती है, क्योंकि वो भी पर्सन है। तो पर्सन इंक्लूड्स बोथ नेचुरल पर्सन एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी भी पर्सन तो है, बट कैसी पर्सन है? हाँ, कंपनी का क्या नहीं है? फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब कंपनी की क्या नहीं है? बॉडी नहीं है ह्यूमन बीइंग की तरह। आपकी और मेरी तरह कंपनी के हाथ, कान, नाक, गला, मुंह, दिमाग, आंख कुछ नहीं है कि है? अरे कभी रिलायंस कंपनी देखी तुमने? दिखेगी नहीं। क्यों? टेंजिबल इंटेंजिबल एग्जिस्ट करती है, हाँ, बट ऑन पेपर्स, फिजिकली नहीं। एग्जिस्ट करती है, हाँ, इन द आईज ऑफ लॉ ओनली। लॉ देख पा रहा उसको, आप और मैं नहीं देख पा रहे। लॉ ने जब क्या इश्यू कर दिया तो मान लिया कि हाँ कंपनी है, लॉ को दिख रही है, तो कंपनी एग्जिस्टेंस में है। हम ये नहीं बोल रहे कंपनी का एग्जिस्टेंस नहीं है, कंपनी का एग्जिस्टेंस है, बट कैसा है? इन द आईज ऑफ लॉ। कैसा है? ऑन द पेपर्स। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है, यही बता रहा है कि हाँ कंपनी है। ये कंपनी का क्या है बेटा? बर्थ सर्टिफिकेट। इसमें जो डेट लिखी है वही कंपनी की हैप्पी बर्थडे टू यू की डेट है। समझ में आया ये? पक्का? तो कंपनी क्या है? पर्सन तो है, बट कैसी पर्सन है? मतलब कंपनी का क्या नहीं है? मतलब कंपनी के पास बॉडी नहीं है, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, आपकी और मेरी तरह। अरे हमारा तो हाथ पांव है, तो हम हमारा काम खुद कर सकते हैं क्या? नहीं करते हो, बात अलग है, कर तो सकते हैं ना। हमारे पास दिमाग है, सोच रहे हो, है ना? तो उससे सोच सकते हैं ना अपन। आंखें हैं तो देख सकते हैं ना। मतलब अगर मैं बिजनेस करना चाहूं तो मेरे हाथ पांव भी मैं कर सकता हूं, आंखें हैं, सब देख सकता हूं, दिमाग है, सोच सकता हूं। बट कंपनी तुमने बना दी बिजनेस करने के लिए, जिसकी क्या नहीं है? ना तो हाथ पांव है, काम कैसे करेगी? दिमाग की नहीं है, सोचेगी कैसे? देखेगी कैसे? आंख नहीं है। तुम प्रोविद्या में पढ़ने आए हो, तो प्रोविद्या दिखी तुमको? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोविद्या क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। आप ये नहीं बोल सकते कि ये फ्लोर प्रोविद्या है, नहीं, यहां प्रोविद्या का बिजनेस चलता है। अरे मैं अमिताभ बच्चन के मकान के आगे खड़ा हूं तो ये बोल सकता हूं कि मकान अमिताभ बच्चन का है? नहीं, अमिताभ बच्चन वहां रहता है, वो मकान थोड़ी है अमिताभ बच्चन। तो ऐसे यहां प्रोविद्या का क्या है? रजिस्टर्ड ऑफिस। यहां प्रोविद्या काम करती है। प्रोविद्या आपको नहीं दिखेगी क्योंकि वो इंटेंजिबल है। तो मैं रिलायंस के ऑफिस के बाहर खड़ा होकर ये नहीं बोल सकता हूं कि ये बिल्डिंग रिलायंस कंपनी है, नहीं, यहाँ रिलायंस का बिजनेस चलता है। आप बिल्डिंग में घुस के ढूंढ लो, रिलायंस मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं, बॉडी नहीं आपकी और मेरी तरह।
तो फिर कंपनी कैसे काम करेगी? तो बोले यार कंपनी सारा काम कर सके इसके लिए दो अथॉरिटीज होती है। कंपनी सोच सके उसके लिए कंपनी के दो तरह के ब्रेन होते हैं। कौन कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर। कंपनी के हाथ पांव नाक कान गला मुंह सब कौन होते हैं बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर। मेनली तो कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। शेयर होल्डर भी नहीं, मेनली तो कौन? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कंपनी का क्या चलाते हैं? बिजनेस। शेयर होल्डर नहीं। अरे शेयर होल्डर तो कौन है? मालिक है ना। अरे मालिक कौन होता है? जो पैसा लगाता है। कोई भी चीज किसकी है? जिसने पैसा लगाया। अरे आपके पास मोबाइल है, आपने खरीदा? किसने खरीदा? किसी और ने खरीद के दिया क्या? नहीं, पापा ने दिया। तो वो मोबाइल किसका है? पापा का है, तुम्हारा नहीं है। पापा ने हमें गिफ्ट कर दिया कि भाई तू यूज कर। बट बिल किसके नाम का फटा है? पापा के। इनकम टैक्स में खर्चा किसने क्लेम किया? पापा ने। सारी चीजें किसकी है? पापा की। क्यों? पैसा उनका है, इमोशनली हमारी है, उन्होंने हमें दे दी। बट लॉ इमोशंस नहीं देखता। लॉ तो क्या देखता? पैसा किसका है? इस इंसान का, बस इसके खाते में जानी चाहिए चीजें, खत्म। तो हमारे पास जितनी चीजें हैं सब किसकी है? पापा की, क्योंकि पैसा उनका लगा हुआ है। लॉ यही बोलता है कि जिसने पैसा लगाया चीज उसकी। तो कंपनी में पैसा कौन लगाता है? शेयर होल्डर। अरे फर्म में पैसा कौन लगाता है? फर्म में तो पार्टनर्स ऑनर होते ना फर्म के। कंपनी में पैसा कौन लगाता है? शेयर होल्डर। अच्छा, फर्म की कैपिटल को क्या बोलते हैं? पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर। कंपनी की कैपिटल को क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। अरे शेयर कैपिटल 11th-12th में अकाउंट्स पढ़ा हुआ ना, कैपिटल। तो कंपनी की कैपिटल को क्या बोलते हैं? क्यों? अमाउंट इंट्रोड्यूस बाय द शेयर होल्डर। पार्टनर की कैपिटल क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल। जो उन्होंने लगाई, ये शेयर कैपिटल है, शेयर होल्डर ने लगाई। तो शेयर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑनर नहीं होते हैं। मिसकंसेप्शन होता है एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए कि डायरेक्टर ये सब कुछ है। नहीं, डायरेक्टर्स तो एम्प्लॉय हैं, डायरेक्टर्स तो मैनेजर्स हैं, जो शेयर होल्डर के बिहाफ पर कंपनी को चला रहे हैं। कंपनी किसकी है? शेयर होल्डर की। बिल्कुल थंब रूल बना लो, कोई भी चीज किसकी है? जिसने पैसा लगाया। तो बस ये देख लो पैसा किसका लगा है, वो चीज उसी की। अरे हम सीए बन जाएंगे? हाँ भी नहीं कर रहे नालायक। बन जाओगे ना, कमाओगे ना। तो इनकम किसकी हुई? तुम्हारी। अब तुमने मोबाइल खरीदा तो वो मोबाइल डेफिनेटली तुम्हारा। फिर भले तुम पापा को गिफ्ट कर दो, मम्मी को गिफ्ट कर दो, यार भाई बहन को गिफ्ट कर दो, क्या लाएगा? तो तुम्हारा। बिल तुम्हारे नाम से फटा है, पैसा तुमने दिया है। तो सीधा कॉन्सेप्ट है, जो क्या लगा रहा है? पैसा। चीज उसी की होती है। कंपनी में पैसा कौन लगाते हैं? शेयर होल्डर, क्योंकि कंपनी की कैपिटल को क्या बोला जाता है? शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर्स की कैपिटल। तो वो तो कंपनी के क्या है? ऑनर। उन्होंने तो क्या लगाया है? पैसा। और ऑनर खुद काम करता है क्या? कंपनी के केस में नहीं। काम कौन करते हैं? एम्प्लॉय। काम कौन करते हैं बेटा? और वो कौन है? बोर्ड ऑफ द हायर लेवल के एम्प्लॉय, सबसे बड़े एम्प्लॉय। उनसे बड़े एम्प्लॉय नहीं होता कंपनी में। ये समझ में आया? एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर हम कंपनी में जॉब ज्वाइन करेंगे तो हम भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं। हम कंपनी के सीएफओ हैं, सीईओ हैं। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम सीएफओ बन ही सकते हैं, तो हम भी कंपनी के एम्प्लॉय ही रहेंगे। बट हमारा नंबर किसके बाद आएगा? बोर्ड के बाद। सबसे ऊपर तो कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एम्प्लॉय में वैसे सबसे ऊपर कौन है? मालिक। मालिक कौन है? शेयर होल्डर। बट ऑनर्स को अगर मैं अलग कर दूं और मैं केवल एम्प्लॉय की बात करूं तो सबसे बड़ी कैटेगरी के एम्प्लॉय कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसके बाद आते हैं हमारे 3 सी, सीएस, सीईओ, सीएफओ। नाम सुना होगा ना? सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, ये सब आते हैं। फिर बाकी का स्टाफ आता बाद में सारा जितना भी है।
मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। बट सबसे बड़े एम्प्लॉय कौन होते हैं बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या करना होता है? कंपनी का मैनेजमेंट। अरे कंपनी में डेमोक्रेसी होती है, कंपनी में क्या होती है बेटा? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी समझते हो? रूल बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा। अरे हमारी कंट्री में क्या है? डेमोक्रेसी की डिक्टेटरशिप है। तुमको दोनों वर्ड में डिफरेंस समझ में आता है? डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही। तानाशाही मतलब हाँ कि भाई एक ही व्यक्ति है, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं है। मैक्सिमम मुस्लिम कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज के अंदर डिक्टेटरशिप ही है। कि भाई ईरान के अंदर कौन बोल रहा है अपना, वो भूल गया नाम, जैसे सद्दाम हुसैन हुआ करता था, डिक्टेटरशिप। पाकिस्तान में अभी भी चली रही है, आर्मी आर्मी चला रही है ना। बट हमारे यहाँ कौन चला रहा है? पब्लिक। हमारी कंट्री कौन चलाता है? नेता लोग। नेता क्या है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। अरे मोदी जी को हमने चुना है कि वो खुद ही बन गए प्राइम मिनिस्टर? मनमोहन सिंह जी को हमने चुना था? इसके पहले जितने, अरे आज भी कोई भी इलेक्शन होता तो हम वोट देते ना, और हमने जिसको इलेक्ट किया वो हमारे बिहाफ पर देश को चलाता है। ये कंट्री हमारी है, नेताओं की नहीं है। बट इतने बड़े देश को 150 करोड़ लोग एक साथ कैसे चलाएंगे यार? तो फिर हम 150 करोड़ लोग क्या करते हैं? अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करके दे देते हैं कि भैया हमारे बिहाफ से ये इंसान हमें अच्छा दिख रहा है, ये देश को चला सकता है। फिर वो नेता लोग देश को चलाते हैं। तो उसी तरह से मान लो रिलायंस कंपनी है, लाखों शेयर होल्डर हैं, वो सब तो कंपनी को नहीं चला सकते यार। तो वो क्या करते हैं? अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? डायरेक्टर। डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर। बोलो डायरेक्टर्स आर, हाँ रो मत, ढंग से बोलो। डायरेक्टर्स कौन होते हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर उन्हें अपॉइंट करते हैं, नौकर है वो शेयर होल्डर के, एम्प्लॉय है, मैनेजमेंट देखते हैं। अगर शेयर होल्डर को लगता है कि डायरेक्टर ढंग से काम नहीं कर रहा, भगा सकते हैं, बिल्कुल। समझ में आए? ये सब बेसिक चीजें पढ़ अपन बेटा इसलिए रहे हैं क्योंकि अपने माइंड में एक ब्रॉडर व्यू क्लियर होना चाहिए कि कंपनी काम कैसे करती है, ताकि जब भी मैं प्रोविजन समझाऊं उसके पहले पीछे का ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। और वो ऑब्जेक्ट क्लियर तभी होगा जब ये चीजें समझ पाओगे। हमें डायरेक्टर है ही नहीं, डायरेक्टर आपको फाइनल में पढ़ने को मिलेगा, डायरेक्टर वाले सेक्शन है ही नहीं, फाइनल में पढ़ने को मिलेंगे, कोई बात नहीं। बट हाँ जब पढ़ेंगे तब बार बार कौन सा वर्ड आएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बार बार आएगा, हर प्रोविजन में आएगा। वो हमें मालूम होना चाहिए कि डायरेक्टर कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं। ठीक है, डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक ही होते हैं, अलग अलग होते हैं? ये दो अलग टर्म है बेटा। इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक पर्सन क्या कहलाता है? डायरेक्टर। और जब डायरेक्टर कलेक्टिवली काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जैसे इंडिविजुअल कैपेसिटी में सारे व्यक्ति नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, बट जब वो सब जाके संसद में बैठ जाते हैं तो वो लोकसभा बन जाते हैं, राज्यसभा बन जाते हैं, संसद का पार्ट बन जाते हैं और सब काम करते हैं। जैसे पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए। कौन कौन? ए, बी और सी। तो ए क्या कहलाएगा? अकेला ए डायरेक्टर, अकेला बी डायरेक्टर, अकेला सी। बट तीनों जब मिलकर काम करेंगे, कलेक्टिवली काम करेंगे, देन दे आर रेफर्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो कंपनी के पावर किसी एक डायरेक्टर के पास नहीं होते हैं, कंपनी के पावर हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होते हैं। अकेले मुकेश अंबानी के पास भले ही वो कंपनी का क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर, अकेले उसके पास पावर नहीं है। पावर हमेशा किसके पास होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर हो, होल टाइम डायरेक्टर हो, चेयरमैन हो, इनके पास पर्सनल कैपेसिटी में कोई पावर नहीं होता है। पावर हमेशा किसके पास होते हैं बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। समझ में आया?
बोलो। तो कंपनी काम कैसे करेगी? तो बोले यार कंपनी बनाई है मैंने काहे के लिए? बिजनेस करने के लिए। तो कंपनी के बिजनेस करने के जितने भी पावर हैं, कंपनी के जितने भी पावर हैं, क्या करने के? वो डेलीगेट किए हमने दो अथॉरिटी को। किस किस को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को और शेयर होल्डर। किस किस को किए हैं बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को और शेयर। मतलब कंपनी के बिहाफ पर कुछ मैटर पर डिसीजन बोर्ड ले लेता है कि भाई इन मैटर पर तुमको काम करना है। कंपनी के बिहाफ पर कुछ मैटर पर डिसीजन कौन लेते हैं? शेयर होल्डर। एंड फिर शेयर होल्डर और डायरेक्टर मिलकर कंपनी को चलाते हैं, जिसमें भी मेजर रोल किसका होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। क्योंकि शेयर होल्डर डे टू डे बिजनेस अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करता है। शेयर होल्डर ने अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके दे दिया है, जिसे क्या बोलते हैं हम? डायरेक्टर। तो शेयर होल्डर ने अगर 12 डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए हैं, तो ये 12 शेयर होल्डर के बिहाफ पर ही काम कर रहे हैं। बट कैसे काम करेंगे? कलेक्टिवली, मिलकर काम करेंगे। और जब ये मिलकर काम करेंगे तब इनके माथे पे ठप्पा लगता है। ये क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। समझ में आया? तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी भी डायरेक्टर, इवन मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर के पास भी पावर होते नहीं है। उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथोराइज करता है कि चल तू ये काम कर, तू ये काम कर। 12 डायरेक्टर अगर कंपनी में है तो फिर वो मिलकर क्या करते हैं? वर्क असाइन कर लेते हैं। तू ये काम देख, तू ये काम देख, तू ये काम देख। सब मिलकर एक ही काम में थोड़ी लगे रहेंगे, नहीं। जैसे हमारी प्रो विद्या के अंदर हम 6 फैकल्टी हैं, तो हमने आपस में पेपर बांट लिए, भाई तू ये पढ़ा ले, तू ये पढ़ा ले, तू ये पढ़ा ले। सभी एक ही पेपर पढ़ाने थोड़ी बैठे रहेंगे, क्योंकि अगर बड़ा काम करना है तो वर्किंग हैंड ज्यादा चाहिए। वर्किंग हैंड ज्यादा चाहिए तो आपको वर्क क्या करना पड़ेगा बेटा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो भले ही कंपनी में 25 डायरेक्टर हो, वो क्या कहलाएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर वो 25 मिलकर आपस में डिसाइड करते हैं कि चल ए को ये काम दे देते हैं, तू पूरी तरह से ये काम देखना, बी ये काम करेगा, सी ये काम करेगा, डी। तो उन्हें पावर दिए जाते हैं। एक्चुअल पावर किसके पास होते हैं? बोर्ड के पास। तो पावर है किसके बेटा? कंपनी के। पावर है किसके? बट कंपनी का क्या नहीं है? मतलब क्या नहीं है कंपनी के पास? मतलब आपके और मेरी तरह शरीर है क्या? हाथ पांव नाक कान गनाबू है क्या? तो इसलिए कंपनी खुद से कोई काम कर ही नहीं सकती है। उसे तो हेल्पिंग हैंड चाहिए, क्योंकि उसके तो हाथ ही नहीं है। उसे तो ब्रेन चाहिए जो उसके बिहाफ पर सोच सके, क्योंकि उसका खुद का कोई माइंड नहीं है। तो फिर कंपनी के सारे पावर डेलीगेटेड रहते हैं दो अथॉरिटी को। कौन कौन बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर। तो कुछ पावर किसके पास है? शेयर होल्डर के पास। कुछ पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बट शेयर होल्डर क्या है? वो रूटीन का काम, डे टू डे बिजनेस अफेयर्स का काम नहीं करते हैं, डेली बेसिस का काम नहीं करते हैं। वो आके दुकान नहीं खोल रहा रोज। दुकान तो कौन खोलेगा आकर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डेली के काम नहीं कर रहे हो। उनके पास तो क्या होते हैं? स्पेशल पावर। बड़ा कौन है बेटा? शेयर होल्डर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? शेयर होल्डर ऑनर, ऑनर बड़ा है ना। इन दोनों में कंपेयर करो तो ये बड़ा है, और शेयर होल्डर छोड़ दो और बाकी लोगों में कंपेयर करो तो कौन बड़ा है? बोर्ड। ये दोनों में कंपेयर करोगे तो कौन बड़ा है बेटा? शेयर होल्डर, क्योंकि ये मालिक है, ये नौकर है। बट जब सारे नौकरों में कंपैरिजन करोगे तो सबसे बड़ा कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सबसे बड़ा वही है। ठीक है, ये समझ में आया? तो डे टू डे बिजनेस अफेयर्स का काम कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और स्पेशल नेचर का काम कौन करते हैं? शेयर होल्डर। बोले यार अब मुझे कैसे समझ में आएगा कि ये काम शेयर होल्डर करेगा या बोर्ड करेगा? तो सेक्शन में साफ साफ लिखा रहेगा कि ये काम करना है तो किसकी अप्रूवल से करना है? तो मैं शेयर होल्डर की अप्रूवल ले लूंगा। ये काम करना है तो किसकी अप्रूवल से करना है? तो मैं बोर्ड की अप्रूवल ले लूंगा। सारा कुछ किस पे डिपेंड करेगा? प्रोविजंस पर। बट अगर हम सारे प्रोविजंस का एनालिसिस करें तो उससे समझ में आता है कि ये केवल स्पेशल काम ही करते हैं, ये रूटीन का काम नहीं करते हैं। रूटीन का डे टू डे बिजनेस अफेयर्स का काम कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जैसे टाटा मोटर्स लिमिटेड है, तो उसका काम क्या है डेली बेसिस का? कार बनाना, बेचना।
तो कार कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, ईवी बनेगी, पेट्रोल बनेगी, डीजल बनेगी, कहाँ कारखाना लगाना है, कितने एम्प्लॉयज अपॉइंट करने हैं, कितनी कैपिटल लगानी, ये सारा काम बोर्ड करेगा। ये रूटीन का काम है। कहाँ ब्रांच ओपन करनी है, किसको फ्रेंचाइजी देनी है, कितनी प्राइस रखनी कार बेचने की, ये मेरा रूटीन का काम है। ये कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये आया समझ में? और दोनों के बेटा अपने अपने एरिया हैं। जो पावर किसके पास है उसमें शेयर होल्डर इंटरफेयर नहीं करता, और जो पावर किसके पास है, शेयर होल्डर के पास, उसमें बोर्ड इंटरफेयर नहीं करता है। एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। क्लियर डिस्टिंक्शन ऑफ पावर्स है। ये काम तेरे को करना है, ये काम तेरे को करना है, खत्म। क्यों किया ऐसा समझ में आ रहा है ना? वो लॉजिक समझो कि कंपनी किसी पर्सन है। आर्टिफिशियल मतलब टेंजिबल है कि इंटेंजिबल? इंटेंजिबल है मतलब उसके हाथ पांव हमारी तरह क्या नहीं है। तो जब हाथ पांव नहीं है तो काम कैसे करेगी? दिमाग नहीं है तो सोचेगी कैसे? तो क्या कहने का मतलब ये है कि कंपनी की हालत शोले के ठाकुर की तरह है? शोले मूवी देखी थी? शोले ठाकुर था ना जिसके दोनों हाथ काट दिए थे, वो खुद कोई काम कर पाता क्या था? तो उसे किसकी जरूरत थी? जय और वीरू की। अरे गब्बर को पकड़ने के लिए जय वीरू लाया था ना। नहीं देखी तुमने शोले? हाँ पक्का? ढंग से नहीं देखी? तो वो हाथ काट दिए ना उसके दोनों। अब हाथ काट दिए तो काम तो कर नहीं पा रहा, तो इसलिए तो गब्बर को पकड़ने के लिए वो किस किस को लाया था? ये हमारे जय और वीरू हैं। ये करेंगे सारा काम, हम नहीं करेंगे। इन्हीं को सारे पावर देती हैं, ये मिलकर डिसाइड करेंगे। बट हाँ, ये सिक्का उछाल के डिसीजन नहीं लेंगे, अपने दिमाग से लेंगे डिसीजन जो भी है। समझ में आया? कर लोगे यहां तक? पक्का? चलो यहां तक का फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने काहे की डेफिनेशन देखी बेटा? हाँ क्या है, कौन सा सेक्शन है बोलो? हाँ क्या बोलता है ये? कंपनी और वेरी गुड इनकॉर्पोरेशन मतलब, हाँ तो कंपनी का क्या हुआ हो, कौन से एक्ट के हिसाब से? फिर कंपनी का पूरा बोलो, कौन से एक्ट के? केवल वर्ड नहीं बोलना, सेंटेंस बनाओ। देखो अपने को एग्जाम के अंदर डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है, 70% तो वही है ना, 30% ऑब्जेक्टिव है, चलो टिक कर लेंगे, बट 70% तो डिस्क्रिप्टिव है ना कि नहीं है? लिखोगे ना तो लिखते समय शब्द कहां से आएंगे? दिमाग में से, पेन में से नहीं आएंगे। अरे दिमाग से सोचोगे तब लिखोगे ना, जो दिमाग में चल रहा वही लिखोगे ना। बोलते समय शब्द कहां से आते हैं? मुंह में से नहीं आते हैं, दिमाग में से ही आते हैं। अरे लिखते हाथ से हो बट थॉट्स कहां से आ रहे हैं? बोलते मुंह से हो बट थॉट्स कहां से आ रहे हैं? माइंड में से। तो दोनों का कंट्रोल किससे है? माइंड से। तो जो बोलोगे वो याद रहेगा, और जो याद रहेगा वो माइंड में रहेगा, और जो माइंड में रहेगा वो लिख के आ जाओगे। इनकॉर्पोरेशन बेटा प्रोसेस होती है जिससे कंपनी बनाई जाती है। इनकॉर्प नहीं, अगर आप ऐसा कहीं पढ़ते हो ना, एबीसी एंड कंपनी, वो कंपनी नहीं है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप है। कंपनी तब जब उसके नाम के एंड में क्या लिखा है, या तो लिमिटेड या क्या लिखा है, क्योंकि कंपनी होती ही दो तरह की, तीसरे तरीके की होती ही नहीं है। कंपनी वर्ड लिखा है तो वो कंपनी नहीं है। जब तक नाम के एंड में कौन सा वर्ड नहीं आएगा, लिमिटेड या एज द केस में बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पब्लिक कंपनी, किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड पब्लिक कंपनी, प्रोविद्या एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी। तो अगर ऐसा लिखते हैं, ऐसा आपने देखा होगा एबीसी एंड कंपनी,
हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी में ही बहुत सारे लोग ऐसा यूज करते हैं, एबीसी एंड एसोसिएट्स, एबीसी एंड कंपनी। कंपनी मतलब हम साथ साथ हैं, कि हम तीनों साथ में काम कर रहे हैं, तो ये क्या है, फर्म है, कंपनी नहीं है। कंपनी तभी होगी जब उसके नाम के एंड में क्या लिखा होगा, या तो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। केवल कंपनी लिख देने से कंपनी नहीं होती। कंपनी का सिंपल मीनिंग भी होता है, कंपनी मतलब क्या, हमारे साथ कौन है। कभी जनरली बोला कि यार इसकी कंपनी मेरे को जमती है, या इसकी कंपनी में मजा नहीं आता, तो कंपनी मतलब क्या, तुमने कंपनी खोल ली है। कंपनी मतलब इसके साथ रहने में मुझे अच्छा लगता है, या इसके साथ रहने में मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये लिख रहे हैं ना एबीसी एंड कंपनी, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ में काम कर रहे हैं, बट ये क्या है, फर्म, कंपनी नहीं है। कंपनी तभी होगी जब नाम के एंड में क्या लिखा होगा बेटा, या तो या प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट होगी तो प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा, पब्लिक होगी तो लिमिटेड लिखा होगा। ठीक है, कर लोगे बेटा इसको, चले कल करते हैं आगे। मैं अभी, हाँ